अपॉइंटमेंट कैसे होती है, यानी कि संचालकों की हम नियुक्ति कैसे करते हैं, उन नियुक्त किए गए संचालकों को हम हटाते कैसे हैं, दैट इज रिमूवल। संचालकों के पास क्या क्या अधिकार होते हैं, उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या दायित्व हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें डायरेक्टर्स का बेसिक मीनिंग पढ़ना होगा। डायरेक्टर्स क्या होते हैं? कंपनी आपने पढ़ी है, आपने पार्टनरशिप फर्म पढ़ी है, और आपने सोल प्रोप्राइटर यानी कि एक जो एकाकी स्वामित्व वाला व्यवसाय होता है, आपने वो भी पढ़ा है। अगर एक सिंगल पर्सन अपने बिजनेस का मालिक है तो वो अपना बिजनेस खुद चलाएगा। पार्टनरशिप में आपने पढ़ा है कि पार्टनर्स ही कंपनी को मैनेज करते हैं, वही बिजनेस को चलाते हैं। तीसरा फिर हमने पढ़ा था कंपनी। कंपनी का एग्जिस्टेंस उसके ऑनर के एग्जिस्टेंस से, यानी कि उनका अस्तित्व उनके मालिकों के अस्तित्व से अलग होता है। तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, दैट इज़ आर्टिफिशियल पर्सन। और कंपनी के ऑनर्स उसके शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स कौन से वाले बच्चे? इक्विटी वाले या प्रेफरेंस वाले? इक्विटी वाले। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के ऑनर्स होते हैं। तो ये शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा होने की वजह से एक साथ बिजनेस को मैनेज करने में इनएफिशिएंट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है। और दूसरा रीज़न, ये शेयर होल्डर्स ऑनर्स भी हैं और ये जियोग्राफिकल एरिया इनका बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होता है, यानी बहुत ज़्यादा जगह ये बटे हुए होते हैं, जिसकी वजह से प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि सभी शेयर होल्डर्स मिलकर कंपनी के बिजनेस को चला सके, उसे मैनेज कर सके। इसीलिए उन सभी शेयर होल्डर्स या उन मालिकों के बिहाफ पे कंपनी के बिजनेस को चलाने के लिए, कंपनी की गतिविधियों को करने के लिए वो अंशधारी या मालिक कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं, कुछ पर्सन्स को अपॉइंट करते हैं, जिन्हें हम डायरेक्टर्स या संचालक कहते हैं। तो बच्चे मीनिंग क्लियर है? कंपनी के बिजनेस को चलाने के लिए कंपनी के ऑनर्स या कंपनी के मालिक कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं। वो व्यक्ति अपने मालिकों के बिहाफ पे, यानी शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे कंपनी के बिजनेस को कंडक्ट करते हैं, उसको चलाते हैं। तो उसी को हम कहते हैं डायरेक्टर्स। अब बात आती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। जो बहुत सारे डायरेक्टर्स का ग्रुप है उसी को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। लेकिन डायरेक्टर अगर हम कर दें तो वो इंडिविजुअल है, और जब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो उस ग्रुप ऑफ पर्सन का कोई हेड भी होगा, जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हेड कहेंगे, यानी कि जिसको हम मैनेजिंग डायरेक्टर भी कह सकते हैं। तो हमने दो चीज़ें की, पहला डायरेक्टर्स और दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर कोई इंडिविजुअल होगा, यानी सिंगल पर्सन को हम डायरेक्टर कहेंगे। बहुत सारे डायरेक्टर संचालक हैं तो उनको हम डायरेक्टर्स कहेंगे। और उन संचालकों का अगर कोई ग्रुप बना हुआ है तो उस ग्रुप को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहेंगे, जिसका कोई ना कोई अध्यक्ष होगा। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मेनली कंपनीज होती हैं, लार्ज साइज कंपनीज, वो कंपनी के बिजनेस को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाती हैं। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कंपनी के बिजनेस का प्रबंधन करते हैं, उसका प्रशासन करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं। अब हमने जो बात की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, किसी भी कंपनी के बिजनेस को चलाने के लिए ये एक सर्वोच्च अथॉरिटी है, सबसे सुप्रीम पावर है, जो कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड हर एक्टिविटी को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चाहे आपने का मीटिंग्स करवानी है, आपने का कॉल्स करवानी है, बिजनेस को मैनेज करना है, कुछ भी करना है, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कंपनी से संबंधित इन सभी कामों को करेंगे। उसके बाद ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको हम शॉर्ट में सिर्फ बोर्ड कहते हैं, बोर्ड ऑफ कंपनीज, ये बोर्ड मिलकर एक तो मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा और सेक्रेटरी को यानी सचिव को भी अपॉइंट करेगा। कंपनीज एक्ट कहता है कि किसी भी कंपनी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना ज़रूरी है, उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की विश पे डिपेंड करता है कि क्या वो अपना अध्यक्ष चुनना चाहते हैं, क्या वो अलग से किसी पर्सन को अथॉरिटीज़ देना चाहते हैं जिसको वो मैनेजिंग डायरेक्टर बुलाएंगे। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नियुक्त करना किसी कंपनी के लिए अनिवार्य है। बच्चे मीनिंग क्लियर है सबको? यस मैम। उसके बाद आपके पास डायरेक्टर का मीनिंग और डेफिनेशन गिवन है।
जिसमें लिखा हुआ है कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, हमें पता है कंपनी आर्टिफिशियल है, वो खुद से कोई दिखने चलने वाला व्यक्ति नहीं होता। इसलिए कंपनी के बिजनेस को चलाने के लिए कुछ व्यक्तियों को नॉमिनेट या नामांकित किया जाता है, जो बिजनेस को चलाएंगे उन्हीं को हम डायरेक्टर्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन दी हुई है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 में दिया हुआ है। डायरेक्टर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो कंपनी अपॉइंट करती है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। डायरेक्टर्स किसी सार्वजनिक कंपनी या पब्लिक कंपनी से रिलेटेड बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उनके पास वो एक्सपर्टीज़ हो, उनको वो विशेषता उनके अंदर हो, लेकिन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अलग अलग ब्रांचेस से रिलेटेड अलग अलग एक्सपर्टीज़ वाले व्यक्तियों को अपॉइंट किया जाएगा। जैसे बिजनेस को चलाने के लिए आपको अकाउंट से रिलेटेड एक पर्सन चाहिए, बैंकिंग, फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, इन सब से रिलेटेड अलग अलग पर्सन्स को आप अपॉइंट करोगे एज ए डायरेक्टर, और इन व्यक्तियों के ग्रुप को हम कह देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीनिंग आपके पास आता है, सेक्शन 149 कहता है कि जब कंपनी के डायरेक्टर्स को आप इकट्ठा करके स्टडी करते हो, कलेक्टिव मैनर में स्टडी करते हो, तो उसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी कंपनी की मेन अथॉरिटी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स को, संचालकों को कंपनी का ब्रेन, उनका दिमाग कहा जाता है, क्योंकि कंपनी के सारे काम शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे उनके डायरेक्टर्स करते हैं। कंपनी की चाहे कोई पॉलिसी बनानी हो, चाहे कोई मैनेजमेंट करना है, कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है, किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को कंट्रोल करना है, तो ये सारे काम कंपनी खुद ना करके बल्कि उन संचालकों से करवाती है या फिर संचालकों के मंडल से, दैट इज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनसे कराती है। उसके बाद हमारे पास कुछ अलग अलग सेक्शंस के प्रोविजंस दिए हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट। सेक्शन 149, 50, 51, 52, हम 4 सेक्शंस यहाँ पे पढ़ेंगे। इनको हम अलग से ये भी कह सकते हैं, ये कौन आ गया, सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है कि हर कंपनी को, हर कंपनी मतलब चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे वो 1 पर्सन कंपनी हो, कि हर कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या संचालकों को नियुक्त करना ज़रूरी है। आप इंडिविजुअल को ही, यानी किसी व्यक्ति को ही डायरेक्टर बनाओगे, क्योंकि अगर व्यक्ति को नहीं बना रहे हो, किसी अन्य कृत्रिम व्यक्ति को बना रहे हो, तो कंपनी ऑलरेडी एक आर्टिफिशियल है, तो हम दूसरे आर्टिफिशियल को डायरेक्टर नहीं बना सकते। किए गए कार्यों के लिए किसी को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए हमें इंडिविजुअल को एज ए डायरेक्टर अपॉइंट करना ज़रूरी है। अब आती है कंडीशंस। कंडीशन में आप मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हो। मिनिमम की अगर बात करें, प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 डायरेक्टर, और पब्लिक कंपनी है तो आपको मिनिमम 3 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने ज़रूरी हैं। और अगर पब्लिक 1 पर्सन कंपनी है तो उनको सिर्फ एक ही व्यक्ति को अपॉइंट करना ज़रूरी है। आई रिपीट, मिनिमम नंबर्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो किसी कंपनी को अपॉइंट करने ज़रूरी हैं। सेक्शन 149 कहते हैं कि आपको कितने कितने डायरेक्टर्स अपॉइंट करने ज़रूरी हैं। 1 पर्सन कंपनी है तो ओनली 1 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी है तो आपको मिनिमम 2 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, पब्लिक कंपनी है तो कम से कम आप 3 डायरेक्टर्स को अपॉइंट करोगे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आप 15 बना सकते हो। इससे ज़्यादा डायरेक्टर्स आप अपॉइंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी कंपनी की टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, कंपनी के कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, उस केस में अगर कोई कंपनी बहुत लार्ज साइज कंपनी है तो ऐसी कंपनी 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स को सिर्फ तभी अपॉइंट कर सकती है जब ऐसा करने के लिए उसने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया हो। दूसरा, रेजोल्यूशन पास करने के साथ साथ उन्होंने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी चेंजेस किए हों कि वो 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना चाहते हैं, और ऐसी कंडीशन में जब आप 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करोगे तो आपको एक वुमेन डायरेक्टर भी अपॉइंट करनी ज़रूरी है। आई रिपीट, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स। अगर आप 15 से ज़्यादा अपॉइंट करना चाहते हो तो ऐसा करने के लिए आपको अपने आर्टिकल्स में चेंजेस करने होंगे, आपको एक विशेष प्रस्ताव पास करना होगा, उसके बाद ही आप 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हो।
और उन 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने में आपके पास एक वुमेन डायरेक्टर भी होनी चाहिए। उसके बाद कंपनी के जो आप डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हो उनमें से कम कोई एक डायरेक्टर पिछले कैलेंडर ईयर, बच्चे कैलेंडर ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर और आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च, आपका कम से कम एक डायरेक्टर पिछले कैलेंडर ईयर में कम से कम 182 डेज इंडिया में रहा हो। आप फाइनल ईयर में पढ़ोगे 182 डेज वाली कौन सी कंडीशन होती है। हम यहाँ पे कहेंगे कि जब कम से कम कोई व्यक्ति 182 दिन 182 डेज इंडिया में रहता है तभी वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाता है। तो सेम केस जब आप कोई डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हो 15 से ज़्यादा हैं तो वहाँ पे आपकी कंडीशन होनी चाहिए कि कम से कम 182 डेज। बच्चे कुछ बुक्स में 180 लिखा हुआ है, 182 लिखा हुआ है, 182 करेक्ट है। 182 डेज से कम वो इंडिया में ना रहा हो। दूसरा, एक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। हर लिस्टेड कंपनी को जिसके स्टॉक, जिसके शेयर्स किसी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं, ऐसी पब्लिक कंपनी को अपने डायरेक्टर्स का 1/3 कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की फॉर्म में अपॉइंट करना ज़रूरी है। हम आगे पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, विमेन डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर, ये सब पढ़ेंगे। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपके 1/3 होने चाहिए। जैसे मान लो किसी कंपनी ने टोटल 8 डायरेक्टर्स अपॉइंट किए हुए हैं तो 8 का 1/3, बच्चे 8 का 1/3 1/24। बच्चे 8/3, 8 को 3 से डिवाइड करो, 2.33। ठीक है, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अब क्या आप 2.5 व्यक्तियों को अपॉइंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फ्रैक्शन आती है आप उस फ्रैक्शन वाले को कंप्लीट काउंट कर देते हो। तो यानी कि अगर किसी कंपनी में टोटल 8 डायरेक्टर्स हैं तो 8 का हमने 1/3 किया, वो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, उसको हम लमसम करके 3 काउंट करेंगे तो कम से कम 8 में से 3 डायरेक्टर्स आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए जितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कहे हैं या फिर आपको उतने अपॉइंट करने ज़रूरी हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात आती है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपका मैनेजिंग डायरेक्टर भी नहीं होगा। कोई जो पूरे टाइम के लिए आपने डायरेक्टर अपॉइंट किया, दैट इज़ होल टाइम डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर। इन सभी संचालकों से किसी अन्य व्यक्ति को आपको एज ए इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र संचालक की फॉर्म में अपॉइंट करना ज़रूरी है। ऐसा व्यक्ति जो प्रॉपर एक्सपर्ट हो, जिसको प्रॉपर एक्सपीरियंस हो, जो कंपनी के बिजनेसेस के लिए इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता हो, ऐसे व्यक्ति को आप अपॉइंट करेंगे। वो व्यक्ति ना तो आपकी कंपनी का प्रमोटर होना चाहिए, ना ही आपकी किसी होल्डिंग या किसी सब्सिडरी या जो भी आपकी कोई सहायक कंपनी है, ना तो वो उसका डायरेक्टर होना चाहिए और ना ही उसका प्रमोटर होना चाहिए, ना ही उस व्यक्ति का कंपनी के साथ कोई भी संबंध, कोई भी रिलेशन होना चाहिए। इन सभी कंडीशंस को पूरा करने पर ही आप किसी व्यक्ति को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की फॉर्म में अपॉइंट कर सकते हो। अब आता है हमारे पास सेक्शन 150 पढ़ते हैं पहले। 152 अभी छोड़ दीजिए। सेक्शन 150 कहता है कि आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को किस तरह से अपॉइंट करना है, उनको किन प्रोसीजर को फॉलो करके आप उनका सिलेक्शन करोगे, और आपके जितने भी डायरेक्टर्स हैं डाटा बैंक यानी कि सभी डायरेक्टर्स की डिटेल्स को अपने पास रखना, ये सब हमें बताता है सेक्शन 150। फिर आता है सेक्शन 151। सेक्शन 151 कहता है कि कुछ छोटे अंशधारी स्मॉल शेयर होल्डर्स भी किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करने का अधिकार रखते हैं। और ये स्मॉल शेयर होल्डर कौन से होते हैं? जिनके पास कम से कम कंपनी की सिर्फ 20,000 कैपिटल है, इससे ज़्यादा नहीं है, उनको हम स्मॉल शेयर होल्डर बोलते हैं। आई रिपीट, स्मॉल शेयर होल्डर्स के पास भी
अपनी तरफ से एक संचालक को नियुक्त करने का अधिकार होता है। और स्मॉल शेयर होल्डर ऐसे शेयर होल्डर्स को कहा जाएगा जिनके पास जो शेयर हैं उनकी वैल्यू सिर्फ 20,000 है, इससे ज़्यादा नहीं है। ऐसे व्यक्ति भी संचालक अपॉइंट कर सकते हैं। अब बात आती है सेक्शन 152 के ऊपर वाले पैराग्राफ पे। देखिए, आप जब भी कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करोगे तो कम से कम वो 5 ईयर्स के लिए कॉन्टिन्यूसली कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर इंक्लूड रहेगा। ऐसा व्यक्ति दोबारा भी एलिजिबल हो सकता है, यानी उस व्यक्ति को 5 साल के बाद भी हम दोबारा से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए कंपनी को एक विशेष प्रस्ताव पास करना होगा और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट जाएगी उसमें भी मेंशन करना होगा कि आप 5 साल पहले काम कर चुके व्यक्ति को ही दोबारा से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाहते हो। और जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात आएगी तो जो एक होता है डायरेक्टर्स को चेंज करना बाय रोटेशन, यानी कि घुमाते रहते हैं कि किसका टाइम पहले आएगा किसका बाद में आएगा, तो वो रोटेशन भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब हमने किया 149 ने कहा सेक्शन 149, उसने बोला कि मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स। बच्चे मिनिमम बताइए, अगर 1% कंपनी है तो कितने मिनिमम? 1। अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2। हाँ जी, पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 3। मैक्सिमम 7। मैक्सिमम 15। बच्चे हम मेंबर्स की बात नहीं कर रहे। अभी जिसने 7 बोला ना गुड़िया, हम मेंबर्स की बात नहीं कर रहे, हम तो डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। मैम 15। हाँ जी, मैक्सिमम 15। अगर 15 से ज़्यादा करने हैं तो वो उसकी टर्नओवर ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ, और उसको आर्टिकल्स में चेंजेस करने होंगे कि वो अपने 15 से ज़्यादा और एक वुमेन अपॉइंट करना पड़ेगा एज ए डायरेक्टर। हाँ, और ये सब कब करेंगे अगर 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं तो? जब टर्नओवर ज़्यादा हो। हाँ बच्चे, जब भी आपने कंपनी में कोई मेजर चेंज करना होता है ना, तो हमने पढ़ा है हमें प्रस्ताव पास करना होता है, दैट इज़ रेजोल्यूशन। ठीक है, प्रस्ताव पास करना है, आर्टिकल्स में चेंजेस करने हैं, तब हम 15 से ज़्यादा अपॉइंट कर सकते हैं। एक कंडीशन रह गई, वो भी बता दो। वो इंडिया में कम से कम कितने दिन रहा हो? 182 डेज। ठीक है, ये था सेक्शन 149। फिर आया 150 ने बताया कि हमने कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी अपॉइंट करने होते हैं। कैसे करने हैं वो सेक्शन 150 ने डिफाइन किया। फिर 151 ने कहा कि स्मॉल शेयर होल्डर्स के पास भी अधिकार होता है। 152 ने कहा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कम से कम 5 साल के लिए कंपनी का डायरेक्टर रह सकता है और उसके बाद भी उसको अपॉइंट किया जा सकता है। अगर ऐसा करना है तो फिर से क्या करना होगा? फिर से रेजोल्यूशन पास करना होगा। उसके बाद अगर 1% कंपनी है तो एक ही डायरेक्टर आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि उसमें मेंबर भी एक ही है। और अगर जब तक वो एक डायरेक्टर को भी अपॉइंट नहीं कर लेता तो वो सिंगल पर्सन ही अपनी कंपनी को खुद चलाता रहेगा, उसका किसी ने ठेका नहीं उठाया। उसके बाद नेक्स्ट आता है ओनली इंडिविजुअल कैन बी डायरेक्टर्स। सिर्फ व्यक्तियों को ही हम संचालक अपॉइंट कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा सेक्शन 152 ने हमें क्या कहा था कि या तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लो, अगर उनको नहीं कर सकते तो आपने जैसे जैसे भी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं वैसे वैसे उनके लिए हमें देखना है कि वो एलिजिबल होने चाहिए। अब एलिजिबल कैसे होंगे? ऐसे व्यक्ति को ही आप संचालक अपॉइंट कर सकते हो जो काम करने योग्य है, जिसको आप उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहरा सकते हो। इसीलिए सेक्शन 152 कहता है कि किसी दूसरी अन्य कंपनी को, किसी संघ को, किसी फर्म को, किसी कंपनी को आप कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। सिर्फ किसी व्यक्ति को, किसी इंडिविजुअल को ही अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि उसने जो काम करने हैं वो कंपनी के बिहाफ पे काम करेगा और उससे कोई गलती हो जाती है तो उसके एक्शंस के लिए हम उसको रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। अगर वो व्यक्ति होगा तो ही रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। अगर किसी कंपनी, किसी फर्म को हमने बना दिया तो हम उनको फिर से आर्टिफिशियल है, फिर से हम उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते। इसीलिए हम उनको अपॉइंट भी नहीं करेंगे, हम व्यक्तियों को ही डायरेक्टर्स की फॉर्म में अपॉइंट करेंगे। बच्चे यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अब बात आती है, हमने डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया, हमने किसी व्यक्ति को ही अपॉइंट करना है,
तो आप कहते हो कि जैसे आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हो, उन्होंने अगर आपका सिलेक्शन कर लिया है, वो आपको कहते हैं कि ठीक है आप आ जाना, तो वो आपको कुछ तो राइटिंग में लिख के देंगे ना कि आपने कल से ज्वाइन करना है। अदरवाइज गेट कीपर ही आपको डिनाई कर देगा कि नहीं आप अंदर नहीं जा सकते हो। तो सेम केस जब डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए येस कर दिया जाता है, आप किस इंडिविजुअल को अपॉइंट कर रहे हो, तो उसको ना एक नंबर दिया जाएगा जिससे वो बताएगा कि मैं भी इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ। उसको हम DIN के नाम से जानते हैं, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब तक किसी व्यक्ति को अपॉइंट करने पर उसको ये नंबर अलॉट नहीं हो जाता, तब तक वो व्यक्ति कंपनी का संचालक या डायरेक्टर नहीं माना जाएगा। क्लियर है बच्चे? गर्ल्स क्लियर? मैम एक बार रिपीट कर दो। जब तक किसी व्यक्ति को उसका पहचान संख्या नंबर नहीं दी जाएगी, दैट इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर DIN, जब तक किसी भी नियुक्त किए गए संचालक को या डायरेक्टर को ये नंबर अलॉट नहीं किया जाएगा, तब तक उस व्यक्ति को कंपनी का संचालक नहीं माना जा सकता। अब ठीक है? यस मैम। आगे बात आती है रिस्ट्रिक्शंस की। रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई यानी कि प्रतिबंध लगाया हुआ है कि कोई व्यक्ति कितने कंपनियों का संचालक बन सकता है। अब कंपनीज एक्ट यहाँ पे भी कुछ ना कुछ डिफाइन करता है। आई नो आप सारे सेक्शंस याद नहीं रख सकते हो, बस इतना ज़रूर लिखना अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, ये तो सारे लिख दोगे। मुझे पता है सेक्शन किसी को याद नहीं होना, कोई बात नहीं। अब ये कहता है कि जब से ये एक्ट स्टार्ट हुआ है, कोई भी पर्सन जिसे संचालक नियुक्त किया जाएगा वो एक ही टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 20 पब्लिक कंपनीज का डायरेक्टर हो सकता है, 20 से ज़्यादा का वो डायरेक्टर नहीं हो सकता। बस ये रिस्ट्रिक्शन है, ये प्रतिबंध है। आई रिपीट, कंपनीज एक्ट 2013 ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो संचालक की तरह नियुक्त हुआ है, वो संचालक की तरह पब्लिक कंपनी, सिर्फ 20 पब्लिक कंपनी के संचालक की तरह ही काम कर सकता है। अगर वो 21वीं 22वीं कंपनी का संचालक बन जाता है तो उसकी ऐसी संचालकता वॉइड हो जाएगी, उसको संचालक वहाँ नहीं माना जाएगा। ठीक है? ठीक है बच्चे यहाँ तक? यस मैम एक बार रिपीट कर दो। कोई भी पर्सन एक ही टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 20 कंपनीज़ का, 20 वो भी पब्लिक कंपनी नॉट प्राइवेट, वो पब्लिक कंपनी का ही डायरेक्टर बन सकता है, 20 से ज़्यादा का डायरेक्टर नहीं बन सकता। और पब्लिक कंपनी में वो सारी कंपनीज भी आपने इंक्लूड करनी है जो कि उनकी सब्सिडरी भी हो सकती हैं या एसोसिएट हो सकती हैं या उनकी सहायक कंपनियाँ हो सकती हैं, उनको भी इंक्लूड करना है। बच्चे ये इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना पढ़ना है कि 20 से ज़्यादा कंपनीज के लिए कोई एक व्यक्ति उनसे ज़्यादा का संचालक नहीं बन सकता। अगर वो 20 से ज़्यादा का संचालक बनना चाहता है तो आपको क्या करना होगा? फिर से कंपनी में प्रस्ताव पास करना होगा। ठीक है? मैम। अब आपने सब कुछ पढ़ लिया, अब एक खुद आप बताओगे किस को डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। सबसे पहले वो नॉर्मल साउंड माइंड का होना चाहिए, इंसॉल्वेंट पागल नहीं होना चाहिए। दूसरा, अभी अभी मैंने आपको बताया, उसको जब तक आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं मिलेगा, ये आएगा आपका क्वालिफिकेशन में। बच्चे आपकी बुक में पेजेस थोड़ा आगे पीछे हैं तो आपको सिस्टमैटिक करना है। जो व्यक्ति इंसॉल्वेंट ना हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, जो कभी जेल ना गया हो, किसी ने कोई ऑफेंस, कोई अपराध ना किया हो, जिसे कम से कम 7 साल की सज़ा मिली हो, उसे भी डायरेक्टर नहीं बनाना। जब तक वो लिख के अपनी सहमति नहीं देगा तब तक भी आप संचालक नहीं बना सकते हो। जब तक किसी व्यक्ति को DIN यानी कि उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं मिलेगा तब तक भी उसको संचालक नहीं माना जाएगा। और सबसे मेन कंडीशन कि जिस दिन किसी व्यक्ति को संचालक नियुक्त किया जाएगा, जब वो लिख के देगा तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको कंपनीज के रजिस्ट्रार को भी लिख के देना है कि मैं इस कंपनी का संचालक बनने के लिए एग्री करता हूँ। उसके बाद एक हमने क्वालिफिकेशन शेयर्स पढ़ा हुआ है, जो शेयर्स कंपनी का संचालक बनने के लिए किसी व्यक्ति को लेने ज़रूरी हैं, उनको हम क्वालिफिकेशन शेयर्स बोलते हैं। आई रिपीट, किसी कंपनी का संचालक बनने के लिए उस व्यक्ति को उस कंपनी के कुछ अंशों को खरीदना ज़रूरी है और उनको हम क्वालिफिकेशन शेयर्स बोलते हैं। उस व्यक्ति ने संचालक वाले शेयर्स भी ले लिए यानी क्वालिफिकेशन शेयर्स ले लिए हों
और उनके ऊपर ड्यू अमाउंट देने के लिए भी वो एग्री करता हो, तभी ऐसे व्यक्ति को हम डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। दूसरा, डिस्क्वालिफिकेशन, वो पागल नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए, उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वो जेल नहीं गया हो, या फिर उसने किसी कॉल की पेमेंट, जो भी क्वालिफिकेशन शेयर्स हमने इशू किए हैं उन सब की वो पेमेंट कर दे। अगर उसने पेमेंट नहीं की है तो भी हम उसको डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। अगर कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने हमें मना किया है कि इस व्यक्ति को डायरेक्टर नहीं बनाना, तो भी हम उसको डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा हो गया क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स। कोई भी कंपनी अपने आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग, आई रिपीट, कोई भी प्राइवेट कंपनी भी अपने आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय डिसक्वालीफाई कर सकते हैं कि अब हम आपको अपना डायरेक्टर और नहीं रखेंगे। जो रीज़न हमने पढ़े, इनके सिवा कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल्स को फॉलो करते हुए किसी भी अन्य रीज़न पे किसी व्यक्ति को भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से, डायरेक्टरशिप से हटा सकती है। अब बात आती है पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी के केसेस में अगर डायरेक्टर्स एनुअल अकाउंट्स, आपने कहा कि सारे काम को करने के लिए, अकाउंट्स बनाने के लिए, मीटिंग कराने के लिए, अगर डायरेक्टर्स मीटिंग को कंडक्ट नहीं करा पाते, अगर डायरेक्टर्स 3 साल तक, 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, जो डिपॉजिट्स उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं उनको रीपे नहीं कर पा रहे, डिविडेंड ढंग से नहीं डिक्लेयर कर पा रहे हैं, तो ऐसे फेलियर पे भी पब्लिक कंपनी किसी व्यक्ति को डायरेक्टरशिप से हटा सकती है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? अब बात आई थी आपके पास कि कम से, अभी हमने पढ़ा था रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध, 20 से ज़्यादा कंपनी का डायरेक्टर कोई व्यक्ति नहीं बन सकता। अब जो हमने 20 की बात की थी, उन 20 कंपनी में से 10 आपकी पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, तो इसका मतलब बाकी 10 आपकी प्राइवेट हो सकती हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहाँ तक सबको? दैट्स ऑल फॉर मीनिंग ऑफ डायरेक्टर्स, मीनिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Only individual can be directors. After that, we had studied about qualifications as well as disqualification of directors. ठीक है बच्चे, समझ में आया सबको? Yes ma'am. Yes ma'am. ओके बच्चे, that's all for today. बाकी हम कल करेंगे।